मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 16 फरवरी 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका शीर्षक है जो संचयन भाग 2, आप यहाँ पर उसका चित्र देख सकते हैं। उसके अंतर्गत जो है अंतिम अध्याय जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला, और आज हम जो है रिवीजन के तौर पर इसका फिर से अध्ययन करेंगे। इसके लेखक जो हैं राही मासूम रजा, जो है एक दो धर्मों के बीच का जो दोस्ती है, और जो यहाँ पर टोपी शुक्ला एक जो बालक है उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत अध्ययन किया गया है। यहाँ पर राही मासूम रजा जो है एक तो इब्बन के बारे में बताते हैं। उनका जो परिवार है, उनके जो पिताजी कलेक्टर थे और उनके घर में दादी रहती थी, जो पहले काफिरों के जो है देश में पैदा होकर जो है लखनऊ उसे दिया गया था। वो पूर्वी हिंदी बोलती थी, तो वहाँ पर थोड़े गवार भाषा भी वहाँ पर होता था, और इसे जो है टोपी शुक्ला और इब्बन दोनों ही पसंद करते थे। हालांकि यहाँ पर जो है और राम दुलारी, यानी टोपी शुक्ला के पिताजी राम दुलारी, उनकी एक दादी थी जो सुभद्रा देवी, जो उनकी दादी है। और टोपी शुक्ला उनके घर जाया करता था इब्बन के, और दादी से कहानियाँ सुनकर आता था। एक दिन टोपी शुक्ला जब खाने जो है मेज़ पर बैठा था, तो सभी परिवार के साथ, तो वहाँ पर जो शब्द सीख कर आए थे, उन शब्द में जो भरता अच्छा लगने पर बैंगन का, अम्मी मुझे भरता चाहिए, ऐसे कहने पर जो है सुभद्रा देवी भड़क उठती है, वह गुस्सा हो जाती है। ऐसे गवार भाषा कहाँ से सीखा, और अपने बेटे राम दुलारी से वह जो है बरस पड़ी उस पर। तो वह कहना अभी तक छोड़ा नहीं, उसने ही इब्बन से सीखा है, और उसका पूरा नाम क्या पूछने पर ये हम ना जानते, इस तरह जो है गवार भाषा सुनकर जो है। और इसी बीच जो है पिताजी राम दुलारी उसे बहुत सारा पीटते हैं, और इसी बीच जो है यह सारी बातें जो है वह इब्बन को ही बताता है। माँ उससे बात नहीं करती थी, टोपी शुक्ला, और पिताजी डांटते थे। सुभद्रा देवी जो है वह हमेशा रीति रिवाज पर है। बड़ा भाई उसका जो है वह हमेशा इसे फंसाने में लगा रहता है। छोटा भाई जो है इसके काफियाँ फाड़ता रहता है। तो इब्बन ही ऐसा मित्र था, सो वहाँ सब कुछ बताता था। इसी बीच जो है वह बात करते हैं कि अपनी दादी और तुम्हारी दादी जो है यहाँ पर परस्पर चेंज जो है बदलाव करने की बात कहता है, लेकिन इब्बन कहता है कि वे मेरे पिताजी को बुरा लगेगा क्योंकि वे उनके माँ भी हैं। तो इसी बीच जो है ऐसे बात करते समय जो है वहाँ पर नौकर आता है इब्बन का, और कहता है कि दादी उनकी चल बसी है। तो इसी बीच जो है वह बहुत रोता है, दुखित होता है। तो उसी बीच जो सांत्वना देते हुए टोपी शुक्ला कहता है कि काश तुम्हारी दादी के जगह मेरी दादी जो है मर जाती तो बहुत अच्छा होता। तो इसको जो इब्बन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे थे। टोपी शुक्ला भी बहुत पसंद करते थे इब्बन के दादी को, उनकी कहानियाँ सुनने को, और इब्बन तो वे भी उनके साथ ही बात करता था और कहानियाँ सुनता था। तो यहाँ तक हो गया था। चलिए अब आगे क्या होता है हम देखेंगे। तो दोनों रोते बैठे हुए हैं, आगे किस तरह वे बढ़ते हैं उसे अब हम देखेंगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को
कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। टोपी ने जो है ऐसी नौकरी को, वह जो पिताजी की जो है तबादले पर तबादला होता है, वह ऐसी नौकरी नहीं करने की बात जो है टोपी शुक्ला यहाँ पर कसम लेते हैं। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है। तो ठीक है, उसने कसम ली थी क्योंकि इसी तारीख को इप्पन के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। देखिए, एक तो इप्पन की दादी मरी हुई थी, वह पहले ही दुख था इप्पन को भी और टोपी शुक्ला को। इसी बीच जो है सरकारी नौकरी के अंतर्गत जो है तबादला होता रहता है, बदली होते रहते हैं। तो इसी बीच जो है इप्पन के पिताजी का जो है मुरादाबाद को वह उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो अभी टोपी शुक्ला अकेला है क्योंकि उसके तबादला होने के बाद वह सभी परिवार मुरादाबाद चले गए इप्पन के। इप्पन की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला का अर्थ होता है कि तबादले का जो अर्थ है वह बदली, स्थानांतर कह लीजिए, हुआ था। इसीलिए टोपी और अकेला हो गया क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, डब्बू जो है बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था और गुड्डा, ठीक है, इसी बीच जो है यहाँ पर छोटा था और बीलू बहुत बड़ा और गुड्डू था जो तो बराबर का, परंतु बुड्डू जो है, यहाँ पर डू का उच्चारण नहीं हुआ है, गुड्डू जो था तो बराबरी का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास यानी अनुभूति था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, यानी उसे अलग ही रहने की पसंद। मालिया और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसीलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, उसी बीच जो है डब्बू ने हिट किया। गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। आउट दैट। हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह माली जो है यहाँ पर अंपायर बना हुआ था। अभी उस जगह में है दूसरे कलेक्टर आए हुए थे। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब आउट दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। तो अंपायर को इतना ही पता था, माली उतना सीखा नहीं था। वह आवाज़ आती है तो शोर मचता है तो उंगली उठाना उनका काम होता था। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, जो टोपी शुक्ला का नाम है। टोपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। देखिए, यहाँ पर क्रिकेट जो है खेलते समय यहाँ पर टोपी शुक्ला गलती से उसके चेहरे पर लगने वाला था तो वह कैच पकड़ लेता है। तो यहाँ पर सभी सवाल कर रहे हैं। भृगु नारायण उनके पिताजी का नाम ऐसे बताता है। आई बीलू ने अंपायर को आवाज़ दी। ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपराजी करके ऐसे अंग्रेजी में ही बात करते थे। नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर हैं, ठीक है, दागदर हैं, ऐसे वह कहता है। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। तो अंग्रेजी में ही बात करते जा रहे हैं। यस सर,
हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी, वो यस सर नो सर उतना ही कहता था हेड माली, बट ही लुक्स सो क्लाज़मी, बिलू बोला। तो बहुत यह अलग ही लगता है। ये टोपी अकड़ गया। तनी जबनिया संभाल के बोलो। इसे गुस्सा आ गया ऐसे बोलने पर टोपी शुक्ला को। एक लपड़ में नाच लगियो, यानी एक थप्पड़ मारोगे तो नाचने लगोगे, ऐसे कहता। हु यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। हु यू कहते हुए उसे हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया, यानी गिर गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा। तो गुस्सा आने के बावजूद वह गालियां देते हुए उठ गया। परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने एलेसियन को, यानी एक कुत्ते का नाम है एलेसियन को, शुशुकार का अर्थ है कुत्तों को किसी के पीछे लगाने के लिए निकाली जाने वाली आवाज़, शुशुकार दिया, यानी आवाज़ दिया। तो वहाँ पर जो है एलेसेसियन नामक कुत्ता जो है उसके पीठ लगता है। पेट में 7 सुरियाँ भूखी तो टोपी के होश ठिकाने आए, यानी उसे कुत्ते के पीछे उसके पीछे कुत्ता छोड़ने के कारण, वह काटने के कारण उसके पेट में 7 सुरियाँ जो है, तभी जाकर वह होश में आ सका है। और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख लिया नहीं किया, यानी ऐसे होने के बाद जो है, याद आने के बाद इप्पन की वह हमेशा आता था, तो इस घटना के बाद वह कभी बंगले की ओर रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी। तो घर में तो कोई टोपी शुक्ला का समझने वाला नहीं था, केवल जो है नौकरानी जो बूढ़ी, वही उसका दुख दर्द समझती थी। तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े, यानी नौकरानी का नाम था सीता, छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। यानी तो है ज़्यादातर उसे संभालती थी, तो वह जो है उसके साथ ज़्यादातर वक्त बिताती थी। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज का अर्थ होता है मूल शब्द दाज, बराबरी करने पर वह बहुत पीटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। तो समझ लीजिए, टोपी के 2 भाई हैं, मुन्नी बाबू जो बड़े हैं, भैरव का दाज यानी भैरव जो छोटा है। तो इसी बीच जो है पीटने के कारण वह नौकरानी जो है उसके कमरे में लेकर जाकर समझा रही है। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। मुन्नी बाबू जो बड़ा है टोपी शुक्ला से, उसका बड़ा भाई, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए। देखिए यहाँ पर मुन्नी बाबू के लिए कोट बना था, लेकिन पसंद नहीं होने के कारण वह टोपी को दिया गया। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया, और एक नौकरानी थी तो उसके बेटे को दे दिया। गुस्सा आकर वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती थी, यानी तुरंत ही वह उसे दे दिया नौकरानी के बेटे को, तो वह फिर से वापस कैसे लिया जाए ऐसे। इसीलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए ऐसे वहाँ पर क्या कहा गया। तो इसी बीच जो है तो आगे बात बढ़ती है। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, बात खाएंगे, टोपी ने कहा। तो अभी बहस शुरू हो गई है बड़े भाई और उनके बीच। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली।
तो सुभद्रा देवी वह सभी दृश्य देख रहे हैं कि एक नौकरानी के बेटे को कोट वह जो है दे दिया। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाए ना जात पहना जात है। तो वह उनसे उल्टा सुल्टा बात कर रहा है कि जूते खाते नहीं हैं, उसे पहना जाता है ऐसे। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़कर कहा। तो देखिए उसके बड़े भाई दादी को इस तरह बात करते हो तो का हम इनकी पूजा करें। तो देखिए टोपी शुक्ला भी चुप नहीं रहते हैं, वो क्या हम इसकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। तो इसी बीच जो है तो राम जो तो राम दुलारी जो है उसे पीटना शुरू कर दिया। तो इसी बीच जो है यहाँ पर तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर टोपी शुक्ला जो है बड़े भाइयों के लिए कोट लाया गया था, वो पसंद नहीं आने पर टोपी को दिया गया। टोपी ने जो है उस कोट को न पहनकर नौकरानी के बेटे को दिया। तो वहाँ पर जो है बात बिगड़ गई और उसे डांटने लगे, और डांटने पर वह भी उनसे रूबरू बात करने लगा। तो जब सुभद्रा देवी को बात किया तो यह देखकर राम दुलारी उसे पीटने लगता है। तो आगे देखेंगे क्या होता है, किस तरह वे उसके दिन बीतते हैं, क्योंकि सभी उसे मारने में तुले हुए हैं। उसकी जो अंदर की बात है कोई नहीं समझ रहा है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।